स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका पसंदीदा शो। मैं हूं सौरभ आपके साथ। अब जरा दक्षिण भारत की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत फोकस प्रधानमंत्री मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर है और सब लोगों को लगता है भाई दक्षिण में भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है। फैक्ट यह है कि आज तक गली भी नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ अलग है माहौल। कम से कम प्रधानमंत्री जितना जोर वहां लगा रहे हैं, भाई देश का प्रधानमंत्री, चलिए चुनाव है, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन समय तो उतना ही है ना। अब उस समय को जितना वो डिवाइड कर रहे हैं साउथ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया को जितना टाइम दे रहे हैं और उस समय खासकर तमिलनाडु को जितना वक्त प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं दे रहे होंगे भाई। कोई ऐसा रीजन जहां पर उनको लगता है भी कम से कम इस चुनाव में कोशिश करने का फायदा नहीं है, नहीं काम बनेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उस पर लगातार काम करेंगे, तो वो अलग बात होती। लेकिन वो जिस तरीके से तमिलनाडु पर फोकस किए हुए हैं, उनको लगता है कि यहां से इमीडिएट गेन दिख रहा है, यहां से मिलने ही वाला है कुछ ना कुछ, तभी वो इतना समय वहां पर दे रहे हैं। अब जरा कोयम्बटूर की बात करिए। कोयम्बटूर में के अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां पर रोड शो भी किया, प्रधानमंत्री ने वहां पर रैली भी की। के अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु का चक्कर लगा चुके हैं, पदयात्रा कर चुके हैं। जहां जहां वो जा रहे हैं, जबरदस्त क्रेज के अन्नामलाई के लिए दिखाई दे रहा। मतलब वहां जो ट्रेडिशनल विपक्ष है वहां का, डीएमके, एआईएडीएमके और छोटी छोटी कई पार्टियां हैं, वो लोग भी इस फिनोमिना को देख रहे हैं अचरज से। ये हो क्या रहा है। एक बीजेपी के नेता के लिए इतना क्रेज, ये तो कभी सोचा नहीं था कि तमिलनाडु में ऐसा कभी होगा। तमिलनाडु में एक आध दो चार सीट पहले जीती हुई है, हम लोग ने कल डिस्कस किया था, बता रहे थे, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं खड़ा हो पाया भाजपा का वहां पर। अब खड़ा हो गया वो लीडर। मतलब ये चुनौती, मैं तो कह रहा हूं केवल अभी लोकसभा की नहीं, आगे विधानसभा के लिए भी एक फोर्स जो है भारतीय जनता पार्टी को के अन्नामलाई ने शायद वहां पर बना दिया। अब जैसे आपसे कह रहा था, मेरे पास एक मैसेज आया कि तमिलनाडु में वो हो रहा है इस बार जो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग कहते हैं 4-5 सीटें तमिलनाडु से आएंगी, नहीं, तमिलनाडु से वैसा जवाब मिलेगा, नतीजा मिलेगा बीजेपी को, मोदी को, जो यूपी में मिला था 2014 में, जब 80 में से 73 सीट आई थी, 90% का स्ट्राइक रेट। आपको वैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। अभी वैसा तो ऑनेस्टली हम लोग नहीं देख पा रहे, उतना तो नहीं देख पा रहे, लेकिन 4-5 सीट भी अगर तमिलनाडु से आ रही है तो बहुत बड़ी बात है आज के माहौल में बीजेपी के लिए। टी राघवन हमारे साउथ इंडिया एडिटर जुड़ गए हमारे साथ। राघवन, अब जरा बताइएगा, आप पूरा तमिलनाडु का चक्कर आप भी लगा रहे हैं, क्या है कोई हवा मोदी जी की? जी देखिए सौरभ, बहुत साफ साफ पता चल रहा है ग्राउंड में कि एक ऐसी कम से कम 12 सीटें हैं, अगर आपको मैं नाम भी गिना सकता हूं, वहां पर ऐसा लगता है कि बीजेपी जबरदस्त फाइट देती हुई नजर आ रही है। इन 12 सीटों पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया। आज तक हमने ऐसा कभी देखा नहीं तमिलनाडु में, क्योंकि वहां पर 2 धड़े हैं जिनके नेतृत्व में गठबंधन बनता है और पिछले 4 दशकों से इन 2 धड़ों के बीच में वहां पर सियासी जंग देखने को मिलती है। लेकिन इस बार एक तीसरा मोर्चा जो बीजेपी के नेतृत्व में बना है, वो वाकई में इन 12 सीटों पर अगर आपको हम नाम गिनाते तो कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, वेलूर, नीलगिरी, चेन्नई साउथ, चेन्नई सेंट्रल, रामनाथपुरम, तेनी, धर्मपुरी और तेनकासी, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा अगर हम इसको हिस्ट्री इसकी समझे तो हम ये जानते हैं तमिलनाडु में जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसके खिलाफ लोकसभा में वोट पड़ते हैं। 2014 एक एक्सेप्शन था जब जयललिता ने स्वीप किया था, लेकिन उससे पहले हिस्टोरिकली ऐसा देखा जाता है कि जिसकी सत्ता राज्य में होती है लोकसभा में उसके खिलाफ वोट पड़ते हैं। तो इस बार अगर उस लॉजिक को अगर हम अप्लाई करें तो ऐसा लगता है कि एआईडीएमके को यहाँ पर लीड मिलनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जयललिता के निधन के बाद एआईडीएमके जिस तरह से बिखरी है, उस स्पेस को बीजेपी कहीं ना कहीं गार्नर करती हुई नजर आ रही है। मैंने खुद ये बात कन्याकुमारी में देखी, कोयम्बटूर में देखी, नीलगिरी में खासतौर पर देखी, पोल्लाची में देखी, तिरुपुर में देखी। ये सब ऐसी सीटें, धर्मपुरी की बात करने वहां पर अंबुमनी रामदास, क्या नाम, मतलब वो किसको पहचानते हैं? वो मोदी को पहचानते हैं, मोदी का नाम लेते हैं, वो बीजेपी बोलते हैं, या वो कोई अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं वहां की जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, डीएमके, एआईएडीएमके, उनसे? जी देखिए, जहां तक नाराजगी की बात है, सबसे पहले ये बात कर लें कि क्या मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा है तमिलनाडु में? इसमें कोई शक नहीं है सौरभ की उनका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा है। लोग खुद आकर उनको देखने सुनने के लिए आते हैं। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। पहले हम ये देखते थे कि अगर कोई बीजेपी का नेता किसी डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है तो वहां पर उसको ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। दूसरा, अन्नामलाई, जैसा आपने जिक्र किया, एक डेडली कॉम्बिनेशन कह सकते हैं मोदी और अन्नामलाई का बना है, जो एक्सेप्टेंस लेवल को पार्टी की वहां पर बढ़ा रहा है। जैसा
नाम जिक्र कर रहे थे कि जो इस बार अलायंस स्टिच किया है बीजेपी ने एआईडीएमके और डीएमके के बगैर, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावशाली नजर आ रहा है तमिलनाडु में। तो आपका असेसमेंट क्या है, मतलब कितनी सीटें भाजपा जीते तो आपको अचरज नहीं होगा? जी देखिए, कम से कम 3 सीटें तो मुझे बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिख रही हैं, जिसमें मैं नाम लूंगा कोयम्बटूर का। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टफ कॉन्टेस्ट है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे जो मैंने डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की सौरभ, ये पता चल रहा है कि 6 से 7% वहाँ पर न्यू कमर वोटर हैं। और हमने जितने भी न्यू कमर वोटर से बात की जो 18 ईयर्स के हैं, वो बिल्कुल उनका झुकाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अन्नामलाई की तरफ दिखता है। कम से कम 33% जो है वो न्यूट्रल वोटर्स हैं। तो अगर आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, बाकी हम जानते हैं कि जो कार्डर बेस होता है, चाहे वो डीएमके का हो चाहे वो एआईडीएमके का हो, बहुत सॉलिड है। डीएमके का तो वाकई में मानना पड़ेगा कि उनका संगठन, उनका कार्डर इतना सॉलिड होता है कि वो एक बार तमिल में ऐसी कहावत है कि वो करे वेष्टी बोलते हैं, जो डीएमके का सिंबल करता है लाल और काला, वैसी एक बार वो वेष्टी, मतलब वो धोती एक बार पहन ले तो लाइफ टाइम में वो उसको फिर बदलते नहीं है। तो ये डीएमके की पहचान है तमिलनाडु में। लेकिन जिस तरह न्यू वोटर्स और जो फेंस सिटर्स जिनको बोलते हैं न्यूट्रल वोटर्स, उस पर सबसे ज्यादा जोर बीजेपी का। कोयम्बटूर का मैंने जिक्र किया, इसके बाद मैं नीलगिरी की भी बात करूंगा। नीलगिरी में ए राजा के साथ एल मुरुगन का वहां पर कॉन्टेस्ट, और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव जो मुझे देखने को मिल रहा है सौरभ, वहां पर जो बड़गा कम्युनिटी है जो माइग्रेटेड है कर्नाटका से और वहां पर जाकर प्लांटेशन में काम करते, करीब 3 लाख वोटर्स इस बार शायद वो बीजेपी की तरफ स्विच होते हुए वहां पर दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया राघवन आपका। राघवन, अपना असेसमेंट और ग्राउंड पर जो उन्होंने महसूस किया तमिलनाडु में मोदी के लिए, वो आपको बता रहे थे। मैं समीर जी से शुरू करना चाहता हूं। तमिलनाडु का चुनाव बीजेपी के लिए 3 सीट वाला है कि 13 सीट वाला? देखिए, मुझे लगता है कि सीटों की संख्या बताना तो भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां लगभग 15% वोट बैंक लेके आ रही है। कितना था पिछली बार? 3.7% वोट बैंक था। अच्छा। तो लगभग 5% भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक बढ़ाएगी। और कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जहां 2019 के अगर आप देखोगे या 2024 में देखोगे, जब लाखों वोट से हार जाती थी, इस बार कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लोज फाइट देगी। और मुझे लग रहा है कि 3 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन एक बात तय है कि अन्नामलाई की पदयात्रा ने और अन्नामलाई ने पूरे तमिलनाडु के अंदर तामीरे को घर घर पहुंचा दिया। तामीरे मतलब कमल, भारतीय जनता पार्टी का जो फूल है उसको तमिल में तामीरे बोलते हैं। ये बात तय है कि आज तामीरे कमल के फूल को पूरा तमिलनाडु जानता है, जो 2019 के पहले नहीं जानता था। और लगभग ऐसे कई घर है जहां आप भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल वो अपने मुख्य दरवाजे पर लगा रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। और आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली तो कर रहे हैं, इसके अलावा 39 जो सीटें तमिलनाडु की जो पहले फेज में वोटिंग होने वाली इकट्ठी पूरी, वहां के सभी जिलाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 1-to-1 बात की है कि वहां संगठन कैसे 1-to-1 बात की है और पूरी जानकारी लिए कि संगठन वहां कैसे काम कर रहा है, वहां संघ के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, वहां पर बूथ मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो। और तमिलनाडु प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे हो कि पूरे जिला स्तर के आदमी से बात कर रहा है, सीधे बात की है। और कैंडिडेट से भी 1-to-1 बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि आपकी वहां क्या तैयारी है, आपको क्या दिक्कतें आ रही है। आप सीट नहीं बता रहे, आप कह रहे हैं वोट आ जाएगा डबल डिजिट। बिल्कुल 15% के करीब भारतीय जनता पार्टी के पास वोट आ रहा है, लेकिन सीटें भी 3 के करीब आ सकती है। अक्सर इलेक्शन को लेकर कुछ लोग, एक कहावत है ना कि एक इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और फिर तीसरा जीतने के लिए होता है। तो ये भाजपा के लिए कौन सा वाला इलेक्शन है तमिलनाडु का? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो ना हारने के लिए ना हराने के लिए लड़ती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ती है। अब जाहिर है वो जीतने के लिए लड़ती है, लेकिन लोकतंत्र है, जब जनता तय करती है तो जीत उसको मिलती है, जब नहीं तय करती तो नहीं मिलती। लेकिन जनता को एक बात बहुत ध्यान से दिख रही है, विशेष करके तमिलनाडु, केरल या कहें कि पूरे दक्षिण भारत को, कि ये पार्टी देश को एक सूत्र में बांध रही है। ये पार्टी जो दक्षिण उत्तर का विभाजन था उसको समाप्त कर रही है। ये पार्टी, इसको सीट मिले न मिले, हम कहें कि उत्तर भारत की पार्टी है, हिंदी पट्टी की पार्टी है, काऊ बेल्ट की पार्टी है, लेकिन ये पार्टी हमारे सुख दुख में हमारी संस्कृति के साथ खड़ी हुई दिख रही। और अभी की स्थिति में जो अभी राघवन ने कही, ये बात मुझे बहुत अच्छे से दिखती है कि बहुत लंबे समय तक कहीं कोई वैक्यूम नहीं दिखता है। हो सकता है, हम लोग ये मानते हैं, राजनीति में तो कतई नहीं होता है। करुणानिधि और जयललिता जी के इस दुनिया से जाने के बाद दोनों पार्टियों में वैक्यूम था। उधर स्टालिन ने वो वैक्यूम फिल कर दिया, यहां पलनीस्वामी और जो दूसरे थे वो नहीं कर पाए। वो भारतीय जनता पार्टी उस गैप को फिल कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, तमिलनाडु में अभी तक भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नेता नहीं मिल रहा था जो उनकी भाषा बोले, उनके साथ रहे। तमिल नेता भी जो भाजपा के होते थे ना, वो
हिंदी पट्टी के नेता लगते थे, उनके बातचीत का तरीका उनका। लेकिन अन्नामलाई डीएमके को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। आज की तारीख में जितने मुद्दे हैं वो, और कच्छ तीवू का जो मामला है वो डीएमके आज तक उठाती रही थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी उस पर आक्रामक है। 8,000 से ज्यादा तमिल मछुआरे तमिलनाडु के, वो श्रीलंका ने उनको पकड़ लिया, उनकी नावें जब्त कर ली। ये एक सामान्य मसला नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनरोड्स करने की कोशिश कर रहे हैं और अब जिस तरह से वहां से लोगों का समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है राम मंदिर आंदोलन में दक्षिण भारत की बड़ी भूमिका थी। जिस तरह से वो लोग अयोध्या से जुड़ते हैं, जिस तरह से वो लोग काशी से जुड़ते हैं, दक्षिण भारत में दिल्ली की तरफ जो देखने की प्रवृत्ति है वो बहुत साफ दिख रही है। राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा अभी, उसमें तो तमिलनाडु का वीडियो है। एक अम्मा है, बहुत बुजुर्ग सी अम्मा है, सर गरीब, बिल्कुल गरीब, सर पर टोकरी लिए हुए हैं और वो बोल रही है, तमिल में ही बोल रही है, एक शब्द बस सुनाई दे रहा है, मोदी। मोदी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर गरीब आदमी को मोदी मालूम है तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चुनाव को हमको पूरे परिदृश्य में देखना चाहिए। तमिलनाडु की पूरी राजनीति जो है वो द्रविडियन पॉलिटिक्स के आसपास चली है, द्रविडियन कल्चर को लेकर के। आपके यहाँ जो आर्यन इन्वेजन थियरी आया था वो यही आया था कि वो जो अभी जो उत्तर भारत के हैं मूलतः वो बाहर से आए थे, मूल निवासी द्रविडियन थे, जिनको दक्षिण भारत की तरफ उन्होंने ठेल करके धक्का दे करके वहाँ पर स्थापित कर दिया। और साथ साथ हिंदी के खिलाफ वहाँ पर मूवमेंट रहा। बेशक वो अंग्रेजी को साथ साथ रखे लेकिन हिंदी के खिलाफत होते हो। हिंदी वो जानते थे, समझते भी थोड़ा है, लेकिन वो फिर भी यदि आप तमिलनाडु में, यदि मद्रास में यदि आप उठेंगे, किसी से साथ बातचीत करना करेंगे तो वो पसंद करेंगे कि वो तमिल में बात करे या अंग्रेजी में बात करे। ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ने, आप कह सकते हैं, ये हिंदुत्व का प्रभाव हम देखते हैं। हिंदुत्व का प्रभाव है, हिंदुत्व का प्रभाव केवल मोदी के नाम का नहीं। मैं मोदी और हिंदुत्व दोनों साथ साथ, दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। विकास पहले भी हुआ है, विकास आज भी बहुत पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन जो एक छवि एंटी हिंदू का नैरेटिव जो डीएम के तरफ से आया था उसको तमिलनाडु की राजनीति में हम टूटते देख रहे हैं। और ये इसका बहुत बड़ा इसकी संभावना है क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने फीडबैक दिया कि तमिलनाडु में वो एंटी सनातन वाला कार्ड नहीं चल रहा है शायद बीजेपी। मैंने नहीं, ठीक है, वो अच्छी बात है। मुझे नहीं मालूम है कि एंटी सनातन वाला कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम जो डीएमके का एंटी हिंदू पोस्चरिंग जो होता था वो जरूर चलेगा। आप देखिएगा, ऐसा तो है नहीं कि हिंदू बहुसंख्यक नहीं है तमिलनाडु में, हिंदू तो बहुसंख्यक है वहां पर तमिलनाडु में, लेकिन उनको ओबीसी, एसटी, इन सारी जातियों में बांट करके उनको एक ढंग से करीब करीब मनुवादी, गैर मनुवादी, इस ढंग से डिवीजन करके हिंदू समाज को ही तो तोड़ करके डीएमके की राजनीति चलती रहे। यदि ये राजनीति पाट दी जाती है और कोई दल, बड़ा दल आकर के कहता है कि नहीं, ये हम नेशनल इमेज को हम यहां पर खड़ा करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो वो हो रहा है हिंदू, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी वही चीजें कर रहे हैं जो इन्होंने कहा कि एक बात और देखिए, ये ऐसा एरिया था जिसे भारतीय जनता पार्टी मान करके चलती थी कि हम यहां से बहुत कुछ करने नहीं जा रहे हैं। केरला में देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत काम है, बहुत ताकतवर संस्था के रूप में काम करती है, लेकिन डेमोग्राफी ऐसी थी जिससे लगता था कि कहीं ना कहीं अब हम शायद, लेकिन केरला में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने नया सोशल कोएलिशन स्थापित किया है। अब आप क्रिश्चियंस के साथ आप कभी उम्मीद लगा सकते थे कि 400 चर्च केरला स्टोरी को अपने 12वीं और 10वीं क्लास की बच्चियों को, उनमें जो पहली बार जो वोटर हैं उनको केरला स्टोरी दिखाने के लिए फिल्म जो कन्वर्जन और आईसिस पर बनी है। हाँ, तो ये नैरेटिव कहां है? ये सब चीजें जो है नए तरीके से, आप भी मान रहे हैं तमिलनाडु में कमल खिल जाएगा? मुझे लगता है कि, मैं सीटों के बारे में मैं भी नहीं कह सकता कि कितनी है, लेकिन मुझे लगता है 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ठीक निकल सकती है। लेकिन मुझे कोई कह रहा है कि आप लिख कर रखो 22 सीट आएगी, देखते हैं तो 23 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी वहां से लड़ ही रही है, पहली बार ऐसी है। भावनाओं को आप कुछ कर नहीं सकते, भावनाएं हैं उनकी। अब जरा दिल्ली की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने कहा भाजपा यहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। भैया महीना भर होने को आ जाएगा अभी कुछ दिनों में। अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, अब तो तिहाड़ जेल में। उन्होंने कहा था मुझे 5 बार अपने लोगों से मिलने की इजाजत चाहिए। वैसे एक अंडर ट्रायल जो होता है, आरोपी जो जेल में होता है बंदी, वो 2 बार मिल सकता है। उन्होंने कहा मुझे 5 बार मिलना है। कोर्ट ने कहा नो, नथिंग डूइंग। आप चीफ मिनिस्टर बाहर हैं, इस वक्त आप केवल बंदी हैं, जेल में आप बंद हैं, जो रूल्स सबके लिए वो आपके लिए है। लेकिन
दिल्ली के जो एलजी हैं वो बार बार अब ये कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं जेल से सरकार नहीं चलने दूंगा, अब वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मंत्री अरविंद केजरीवाल की एब्सेंस में जो सरकार रन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एलजी और दिल्ली की सरकार मिलकर काम करती है, तो उन्होंने कहा कि ये लोग अब सहयोग नहीं कर रहे, तो मामला कहीं वाकई में उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। अब इस बार ये डर दिखाया आतिशी जी ने, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। अब उन्होंने कहा विश्वस्त सूत्रों से हमको पता चला है। सूत्र तो हमारे भी होते हैं, हम तो सूत्रों पर ही काम करते हैं, लेकिन हमारे सूत्र तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। हम आतिशी जी को किसी ने बताया है। देखिए, आतिशी जी को जो भी बताया गया है वो ठीक बताया गया है। ठीक बताया गया। सरकार तो आज नहीं तो कल जानी है भाई। जो सरकार जेल से चल रही हो, जिसका मुख्यमंत्री लगातार सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लगातार अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के बाद भी नहीं बचाओ, अब सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुने और छोड़ देगी तो वो अलग बात होगी, तब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो उस सरकार को चलना चाहिए क्या? ये डर है आतिशी मारलेना का, जो वो बता रही हैं कि दरअसल राष्ट्रपति शासन लगे। अब मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके नरेंद्र मोदी को जितनी समझ मेरी कहती है, वो इस वक्त तो राष्ट्रपति शासन कतई नहीं लगने देंगे। चुनाव के बीच में क्यों वो चाहेंगे कि पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार राष्ट्रपति शासन की तरफ जाए? लेकिन हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी ना कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, इसने नैतिकता के सारे मानदंडों को ध्वस्त कर दिया है, इतनी स्तरहीन राजनीति कर रहा है, वो रोज रोज कहेंगे। और वो जो दबाव है, और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहीं सोमवार को कह दिया, दिल्ली उच्च न्यायालय जैसा, तो कितने राजकुमार आनंद अभी सामने आने वाले हैं, इसकी कल्पना जिन्होंने इस्तीफा दिया मंत्री ने। आपको लग रहा है कि ये कह करके आतिशी जी कहीं ये तो नहीं बता रही हैं कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी चाहती है, उकसा रही है भाजपा को कि करो? नहीं, बिल्कुल चाह रही है, बिल्कुल चाह। मैं कह तो रहा हूं अभी चुनाव तक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये होने वाला है। क्योंकि आप सोचिए ना, आप कब तक ऐसे सरकार चलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, कभी कोई टिप्पणी आएगी, सरकार को कुछ करेगी, हो सकता है कोर्ट ही करे, फिर वही मैं कोर्ट को ही करना नहीं, नहीं, ये चर्चा लोगों के बीच में होगी और ये दबाव भी बनता है ना। कई बार हम भले न कहें, लेकिन सोसाइटी का दबाव भी तो बनता है। अब जैसे स्वामी रामदेव जी पर जो टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने, बहुत से जो फॉर्मर जजेज हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं कहना चाहिए। आप ठीक है, आप किसी को, कोई किसी अवमानना का दोषी है किसी को, तो उसको आप कहिए, जो कुछ है उसके खिलाफ पेनल्टी लगाना है, कोई सजा सुनाना है, लेकिन भाषा शब्दावली ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं देर सवेर होगा, लेकिन इलेक्शन में नहीं होगा? नहीं, मुझे कतई नहीं लगता है कि चुनाव में कोई ऐसा काम। और नरेंद्र मोदी वैसे भी पश्चिम बंगाल, मैं एक बार, पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाग के धुबरी जाना पड़ा, असम। जगदीप धनखड़ उनके घर गए, रो रहे थे वो लोग, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। लेकिन 70 में 63 विधायक हैं सर। नहीं, क्या करेंगे? कैसे हटाएंगे? नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं ना। कोर्ट भी क्या करेगा? जब कोर्ट कहेगा कि आप नया नेता चुनिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय कह देगा कि गिरफ्तारी जायज है, तो कितने लंबे समय तक जेल में रहने वाले हैं? नहीं, कोर्ट में कहेंगे कि आप बताइए मुझे संविधान में कौन सी धारा लिखी है कि मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा? अभी ये तुरंत, ये तो कहते हैं ना कि नाउ ठाकुर कितना बार महाराष्ट्र समन्वय, और बाप तो ये लोकसभा चुनाव है, अब तो अभी वोटिंग होने वाली है ना। लग रहा है आपको भी राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल दिल्ली में? देखिए, मुझे तो थोड़ा शॉर्ट में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों एलजी रुके हुए हैं। एलजी को कायदे से, आप कह रहे हैं हो ही जाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। एलजी को अब तक कम से कम 4-5 बार उनको ये संदेश भेजना चाहिए कि आपके नेता जेल में है, जो विधायक दल का नेता है आपके जेल में है, इसलिए आप जब तक वो जेल में है तब तक आप कोई दूसरी व्यवस्था कीजिए,
दूसरे को मुख्यमंत्री विधायक दल का आप नेता चुनिए, क्योंकि ये कुछ चीजें जो होती है संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ संवैधानिक परंपराएं भी होती हैं। संविधान सिर्फ नियमों से नहीं चलता है, संविधान में और पूरी दुनिया के संविधान में है कुछ मान्य परंपराएं होती हैं। यह भी एक स्थापित परंपरा है कि कोई व्यक्ति नहीं, कुछ परंपराएं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो कहा ही जाता है कि वो परंपराओं का कॉन्स्टिट्यूशन, वो परंपराएं ही उनको चलती है। 1922 के बाद से वहां पर ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। चलिए। उनकी मान्यता ऐसी है और वो वहीं से करते आप हैं। कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं ये दिन आएगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लगेगा, राष्ट्रपति लेकिन शासन चुनाव तो के नहीं, समय नहीं चाहे लगेगा। राष्ट्रपति शासन ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हटना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है 72 घंटे अरविंद केजरीवाल का भविष्य तय हो जाएगा 72 घंटे के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी वैसा ही आता जैसे हाईकोर्ट पाया, तो यह तय है कि एलजी उसके बाद यह तय कर देंगे कि या तो आप मुख्यमंत्री चुनो या केंद्र सरकार को इसके बारे में फैसला लेके जाएगी। और मैं तो आतिशी जी को 2 दिन से ढूंढ रहा था कि जब संजय सिंह बाहर आए तो संजय सिंह देख रहे थे, संजय सिंह है सब जगह। वो आसाम गई थी और आसाम में प्रचार करते समय उन्होंने वह कहा, आसाम की जनता से कहा है कि आपने यहाँ पर कांग्रेस का भ्रष्टाचार और बीजेपी का भ्रष्टाचार देखा है, एक बार आम आदमी पार्टी को यहाँ मौका दीजिए। वहां कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी आपका। कहानी कुर्सी की में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे 1 बजे दोस्तों।